सी शार्प सीरीज का ये पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हमने वीएस स्टूडियो 2010 में वेरिएबल बनाना सीखने हैं कंसोल एप्लीकेशन के साथ और बताना है सी शार्प में हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे उनको चेंज करते हैं। डाटा टाइप्स को एक वेरिएबल को एक टाइप से दूसरी टाइप में हम कैसे कन्वर्जन करते हैं, जिसे आप टाइप कन्वर्जन कहते हैं, वो हम कैसे करेंगे वो भी आज हम देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद फाइल में गए, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे सी शार्प लैंग्वेज है वो मैंने सेलेक्ट की हुई है। बाय डिफॉल्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं, आपने उसमें से सी शार्प लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सी शार्प डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सिलेक्ट करना है आपने। उसके बाद विंडो में जाएंगे, विंडो में ये कंसोल एप्लीकेशन, क्योंकि हम पहली सीरीज का पहला काम है इस सीरीज का, सी शार्प सीरीज का, इसलिए मैं पहले कंसोल एप्लीकेशन से चलूंगा। तो कंसोल एप्लीकेशन में हम जाते हैं वेरिएबल बनाने से, इसको ओके किया। वेरिएबल किस चीज को कहते हैं? वेरिएबल एक चीज है दैट होल्ड्स द डाटा, जो डाटा को आर्जी तौर पे रखती है, जिसमें हम बाद में काम कर सकें। प्रोग्रामिंग में इसका जो है ना यूज बहुत अहम है, क्योंकि जब भी आपने कोई मैनिपुलेशन करनी है, डाटा मैनिपुलेशन, तो तब आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी डाटा को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सिंपल एक एडिशन का फंक्शन बनाना है, तो उसमें भी हमें इसी चीज की जरूरत पड़ेगी कि हम जो है दो वेरिएबल्स बनाएं, उनको ऐड करें, उसका रिजल्ट तीसरे वेरिएबल में डालें, उस पर काम कर सके। ठीक है, वेरिएबल बनाने के लिए जो है ना सबसे पहले हमें जो है ना उसकी डाटा टाइप का होना पता होना चाहिए। डाटा टाइप क्या चीज है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चूंकि ये इन्वायरमेंट ओपन हो गया सी शार्प का विजुअल स्टूडियो 2010 में, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ये यूजिंग जो है ये हमारा कीवर्ड है। ये कीवर्ड मखसूस वर्ड है जो कि सी शार्प लैंग्वेज में हम यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? ये दरअसल ये सिस्टम या दूसरी नेम स्पेसिस जो है उनको ऐड करने के लिए, अपने वेब पे अपनी एप्लीकेशन में ऐड करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ये जो नेम स्पेस है ये क्या है? नेम स्पेस इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस और स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जिसमें आपके कलेक्शंस भी हो सकती हैं। कलेक्शन मीन ये जो आपके कहते हैं अरेज वगैरह या इस किस्म के डाटा टाइप्स वगैरह बिल्ट सारी, उसके अंदर जो है ना हमारी जो तमाम क्लासेस हैं जो एक मखसूस काम करती हैं, बजाय इसको हम अलग अलग यूज करने के हम उसको इकट्ठा रख के इसमें कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी बिल्ट इन डाटा टाइप्स पे हम जो काम करेंगे वो सारा सिस्टम के अंदर होते हैं सारी चीजें। ठीक है, और उसके बाद सिस्टम डॉट कलेक्शन, इसमें हमारे जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को दरअसल कलेक्शन कहते हैं, जिसमें अरे है, अरे लिस्ट है, हैश टेबल है, हैश मैपिंग है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, इसी तरह से लिंक टू एसक्यूएल ये एक अलग टेक्निक है जो कि आपके डाटा को क्लासेस की सूरत में शो करता है, और टेक्स्ट डाटा को टेक्स्ट की सूरत में। ये डिफरेंट हमारी नेम स्पेसिस हैं। सिस्टम नेम स्पेस के अंदर एक और नेम स्पेस है जिसका नाम टेक्स्ट है, जिसको हमने अपने पेज में ये बिल्ट इन इंक्लूडेड है हमारे पेज में। ठीक है, उसके बाद जो हमने नेम स्पेस जो अपना एप्लीकेशन बनाएंगे उसी नाम की एक नेम स्पेस भी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये प्रोग्राम की क्लास है, ये बाय डिफॉल्ट क्लास बनेगी जिसके अंदर मेन का फंक्शन होगा। इस मेन फंक्शन के अंदर हमने काम करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, वो ये है कि ये जो सी शार्प लैंग्वेज है ये स्ट्रॉन्गली डाटा टाइप लैंग्वेज है। स्ट्रॉन्गली डाटा टाइप से क्या मुराद है कि यहाँ पे ना हमें बताना पड़ता है कि हमने किस किस्म का डाटा इस्तेमाल करना है, और वो जो और उसका साइज क्या होगा। ठीक है, तो दरअसल हमें ना
दो चीजों की जरूरत होती है। ये मैं पहली लाइन लिख रहा हूँ, ये कमेंट कहलाते हैं। कमेंट एक ऐसा कोड होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो कंपाइलर उसको ट्रांसलेट नहीं करता, वो जस्ट जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। ठीक है, अब ये कह लें कि ये आपने रेफरेंस दिया है यहाँ पे। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जो है ना, जब हमने डाटा को स्टोर करना है तो हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। नेचर, नेचर ऑफ डाटा, डाटा की नेचर का पता होना चाहिए, दूसरा उसके साइज का। ठीक है, तो ये दो दो चीजें ना, ये नेचर ऑफ डाटा और साइज, ये हमें किससे पता चलता है? ये हमें पता चलता है इसकी डाटा टाइप से। ठीक है, डाटा टाइप से हमें इन दोनों चीजों का पता चलता है। सी शार्प में डिफरेंट बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं, उनको हम उनके हम बात करते हैं। एक डाटा टाइप्स होती हैं, बिल्ट इन डाटा टाइप्स, एक है वैल्यू टाइप। वैल्यू टाइप हम उसको कहते हैं, या वैल्यू टाइप या कस्टम टाइप्स, जिस जो क्लासेस होती हैं, क्लासेस की टाइप्स, उनको हम वैल्यू टाइप या कस्टम टाइप्स कहते हैं। अभी हम डाटा टाइप की बात करें, सिंपल डाटा टाइप से मुराद बिल्ट इन डाटा टाइप्स है। ठीक है, सी शार्प में बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं, ये आपके सामने है। बाइट है, एस बाइट है। बाइट जो है वो, ये उसकी रेंज है 0 to 255 बिट्स, वो मेमोरी ले सकता है। ठीक है, और इस तरह से ये डिफरेंट रेंजेस है बाइट्स की। ठीक है, आप इसके लिए डिफरेंट जो है वो रेफरेंसेस, इन नेट रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं। जो है उसमें आपको इन चीजों का पता चल जाएगा। ये दरअसल है क्या चीजें, ये दरअसल हम हमें बताते हैं कि साइज क्या है डाटा का। ठीक है, यहाँ पे आपको ये साइज का पता चल रहा है। ठीक है, इसके साथ ये जो इंटीजर है, ये दूसरी चीज है, ये हमें ये भी बताएंगे। नेचर, नेचर से क्या मुराद है? नेचर से मुराद ये है कि आपने देखे होल नंबर है हमारे, होल नंबर किसको कहते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये जो डिजिट्स है सिंबल, जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता, उसको होल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब उनको आपने स्टोर करना है तो उनको आपको, उसके लिए आपको नेचर का पता होना चाहिए। डाटा की नेचर क्या है? होल नंबर है। उसको आपने स्टोर करना है तो उसको आप इंट में स्टोर करेंगे। इसी तरह से जो आपकी है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग में आप अपना नाम स्टोर करवा सकते हैं। ये जो है ये आप कह लें जितने करेक्टर्स होंगे उसके मजमूए को हम स्ट्रिंग कहते हैं। ये भी हम भी आज हम चेक करेंगे। इसके अलावा फ्लोट जो है, ये चंद एक मैं जिक्र करूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ये है कि आप इनको इस्तेमाल करके आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ये फ्लोट जो है, फ्लोट डाटा टाइप जो है, ये किस लिए? इसमें डेसिमल पॉइंट आता है, जैसे 1.35 या 33.33/7 या ओवर 7 जो है, जो हमारे रियल डाटा टाइप जो है वो जनरेट करता है, रियल नंबर जनरेट करता है। तो ये जो है ये डाटा टाइप जो है वो रियल के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह से लॉन्ग भी जो है ये होल नंबर के साथ यूज होती है। डबल जो है वो रियल नंबर के साथ यूज होते हैं। इस तरह से डिफरेंट हमारी डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, इन डाटा टाइप से हम क्या बनाते हैं? वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल दरअसल मैंने आपको बता दिया, एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आप डाटा को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आप डाटा को होल्ड कर सकते हैं। वो डाटा जो है उसका नेचर और साइज जो है वो हमें डाटा टाइप से पता चलता है। अब हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाने लगे हैं। उसकी सबसे पहले उसकी डाटा टाइप इंट, मैं इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाना चाहता हूं तो मैं इंट लिख दूंगा, इंट। मैं डाटा टाइप इंट लिख दिया, उसको आगे नाम दे देता हूं, जैसे मैं ये इंटीजर डाटा टाइप है, नाम देता हूं जैसे मैं ए। अब जब मैंने ये किया तो एक ए वेरिएबल क्रिएट हो गया और उसकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर बन गई। ठीक है, अब मैं उसको कोई वैल्यू देता हूं, ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, उसको आप कहते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहीं से असल में हमें कुछ प्रॉपर्टीज का पता चल गया। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ए वेरिएबल क्या है? डाटा टाइप, हर वेरिएबल की कोई ना कोई डाटा टाइप होगी, उसका नेम होगा, उसका साइज होगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू होगी। ये चार प्रॉपर्टीज हैं, डाटा टाइप, नेम, साइज एंड वैल्यू। ये चार वेरिएबल की बहुत अहम प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, जैसे अब ये मैंने ए वेरिएबल बना ली इंटीजर, चार बनाता हूँ, करेक्टर टाइप वेरिएबल,
सी इसको वैल्यू देना चाहूँ। करेक्टर जो है वो सिंगल करेक्टर को हम कहते हैं, इसलिए ये सिंगल वैल्यू सिंगल बाइट लेता है, और ये जो है सिंगल बाइट लेता है, और ये सिंगल कोट में लिखा जाता है। ठीक है, अगर मैं करेक्टर्स के मजमूए में लिखना चाहता हूं, जैसे मैं लिखता हूं स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू उमर। अब ये उमर जो है ये डिफरेंट करेक्टर्स का मजमुआ है, इसलिए ये स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है, और इसमें जो है वो करेक्टर का इसका साइज आप कैसे मालूम कर सकते हैं, जितने करेक्टर्स हैं उनका मजमुआ प्लस एक नल करेक्टर का नल करेक्टर, इतने एक करेक्टर एक बाइट लेता है, उतने बाइट ये टोटल साइज रिक्वायर करेगा। असल में स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए हर स्ट्रिंग के साथ बिल्ट इन एक नल करेक्टर होता है, जिससे कंपाइलर को पता चलता है ये करेक्टर जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब आप क्या चाहते हैं, ये हमारा एक सिंपल वेरिएबल बन गया। अब मैं इसको आउटपुट करवाना चाहता हूँ ए को भी और एस को भी, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पे कंसोल कंसोल की हमारी क्लास है जिसके जरिए हम फंक्शन इसके फंक्शन को कॉल करके हम आउटपुट या इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट राइट। ठीक है, राइट लिखूंगा तो वो सिंपल एक लाइन में आएगा और अगली लाइन में नहीं जाएगा। ये अगर मैं राइट लाइन लिखूंगा तो वो एक लाइन में जाने के बाद नीचे एक स्पेस आके अगली लाइन में दूसरी कोई चीज आ जाएगी। ठीक है, तो मैं राइट लाइन लिखता हूँ, राइट लाइन लिखता हूँ, राइट लाइन मैं एस दे देता हूँ। ठीक है, अब आप समझते हैं ये कंसोल एक क्लास है, ये डॉट ऑपरेटर के जरिए मैंने इस क्लास के फंक्शन को कॉल किया, और इस फंक्शन में मैंने स्ट्रिंग एक पास कर दी एस आउटपुट दिखाने के लिए। जब मैं इसको क्लिक करता हूं, ठीक है, ये उम्र प्रिंट हुआ था, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली गायब हो गई थी स्क्रीन। इसी तरह से मैं स्क्रीन रोकने के लिए दरअसल हम इनपुट यूज करते हैं। एक मिनट में आपको बताता हूँ, कंसोल डॉट रीड लाइन या रीड की यूज करेंगे। ठीक है, रीड लाइन जो है वो आमतौर पे जो है ना वो इनपुट के लिए हम यूज करते हैं। रीड की से मुराद कोई भी करेक्टर या की हम प्रेस करेंगे तो ये उसको रीड करेगा। दरअसल हम अपनी स्क्रीन को फिल वक्त रोकना चाहते हैं, तो ताकि हमें जो पता चल जाए ये मैंने कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है। ठीक है, तो उस मकसद के लिए मैंने इसे रोका है। अब मैं कोई की प्रेस करूंगा तो ये बंद हो जाएगा फोल्डर। ठीक है, तो इस मकसद के लिए, वरना आप इनपुट के लिए आउटपुट के लिए आप कंसोल डॉट राइट और या कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करते हैं, और इनपुट के लिए रीड लाइन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इसी में से अगर मैं वेरिएबल ए पास करूं, एस तो हमारी स्ट्रिंग थी ना, ए पास करता हूं, ए क्या है हमारा इंटीजर है। ठीक है, ए पास करता हूं, इसे दिखाता हूं। ठीक है, ये ए भी हमारा हो गया। ठीक है, अब मैं ए को अगर दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, टेबल हर जो है ना वो उसके साथ टू स्ट्रिंग का फंक्शन होता है। इस फंक्शन का क्या काम है, इस फंक्शन से ये सहूलत है कि इसके जरिए हम किसी भी चीज को स्ट्रिंग में, किसी भी डाटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये बात बताई है कि किसी इंटीजर को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, लेकिन स्ट्रिंग को दोबारा इंटीजर में कन्वर्ट करना थोड़ा सा टेक्निकल है। वो देख लें क्या कैसे टेक्निकल है, वो देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ इंट सी, और इसके अंदर मैंने किसको एस ये जो ए है ना, इसको मैंने स्ट्रिंग, बल्कि मैं ऐसे कर देता हूँ स्ट्रिंग डी, ये मैंने ए को एज ए स्ट्रिंग डाला डी में। अब मैं डी को दोबारा कन्वर्ट करूंगा इंटीजर में। मकसद मेरा जो है ना यहाँ पे सिर्फ ये है आपको बताना कि स्ट्रिंग में तो आम चीज कन्वर्ट होगी, स्ट्रिंग से दोबारा हमने इंटीजर में या किसी और डाटा टाइप से जब हमने इंटीजर में जाना है तो हम कैसे जाएंगे। ठीक है, कन्वर्ट, ये कन्वर्ट की क्लास है डॉट टू।
अब ये देखें, ये जो है ना, ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। 2 बेस 64 करेक्टर अरे, ये करेक्टर में अरे में कर देगा, ये स्ट्रिंग में कर देगा, ये बुलियन में कर देगा, ये बाइट में, करेक्टर में, जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें ये हमें टाइप कर देगा। ये फंक्शन है दरअसल कन्वर्ट क्लास का, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। असल में इंटीजर जो है वो 32 बिट्स का होता है। तो इसके लिहाज से, और ये जो कन्वर्ट की क्लास है ना, इसका फंक्शन में आया है 2 इंटीजर 32 64 बिट का भी यहाँ पे होता है, ठीक है। उसको मैं डी पास कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। ये जो है, ये मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल जो है वो बनाया है एफ, और उसको ये इंटीजर था, तो कन्वर्ट डॉट 2 × 32 डी पास करके इसको हमने डी क्या थी, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया इंटीजर में, इंटीजर में कन्वर्ट करके एफ में डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारी काम करी है। और इसको अगर मैं नीचे शो करवाना चाहूँ एफ में, कंसोल में, तो मैं इसको शो करवा सकता हूँ एफ लिख के। थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। ये जो है, ये हमारा हमने स्ट्रिंग को इंटीजर को कन्वर्ट किया था स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग से दोबारा कन्वर्ट किया था इंटीजर में, और इंटीजर को मैंने आउटपुट करवाया था, और ये हो रहा है, ठीक है। अब आप बंद करना चाहते हैं,